मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ढंग से देखा हो जो एनसीईआरटी किताब में, इसको बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन कैसे होती है और हर स्टेप के अंदर उस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीजें हिसाब से। फर्स्ट, मैग्नीशियम रिबन इज rubbed with सैंड पेपर। सैंड पेपर मतलब वो एक तरफ से खुरदरा पेपर आता है, उससे हम उसे रेजमा जैसे हिंदी बोलते हैं, हम उसे रगड़ के इसको साफ करते हैं। आप पूछेंगे साहब क्यों करते हैं, कपड़े से भी तो साफ कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस हियर ओनली, बिकॉज दे आस्क क्वेश्चन व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज rubbed with the sandpaper before burning it. So the answer is, it is rubbed with sandpaper in order to, it is rubbed with sandpaper in order to remove the layer of magnesium oxide formed due to presence of किसका, presence of oxygen in air। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एमसीक्यू है, तो उसके अंदर भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ का आंसर मिलेगा। अगर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर 2 अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो प्लीज टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। जस्ट रिमेंबर दिस। गॉट इट? नाउ wear glasses on eyes। क्यों पहनेंगे भाई, प्रोटेक्शन क्यों पहनना जरूरी है? टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम कहां, UV rays produced ड्यूरिंग बर्निंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एकदम फुलझड़ी की तरह जलता है, एकदम जैसे कहते हैं ना, और इतनी तेज जलता है वो कि उसकी आंखों से आप थोड़ी देर तक उस रोशनी को देखते रहें तो शायद थोड़ी देर बाद तक आप उससे महसूस भी नहीं कर पाएंगे, उसको कुछ और आपको एकदम अंधेरा सा दिखाई देगा। तो उसके जो यूवी पार्ट है उससे बचाने के लिए वो उसको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गॉट इट? देन नेक्स्ट, hold ribbon in a tongue and burn it in flame। उसको टोंग में रख के उसको वहाँ पे बर्न करना चालू कर दीजिए। आप तेज़ी से बर्न करना उसे चालू कर दीजिए। अब साहब अब क्या होगा, लेट्स सी। तो वी फाइंड दैट ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी, देखिएगा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी इसकी। मैग्नीशियम रिबन burns with dazzling white flame। बहुत तेज चमकीली, कभी वेल्डिंग होते हैं ना, आपने देखा हो लोहे की, तो जिस तरह की वेल्डिंग होती है ना, वो वैसी वाली आपको महसूस होगी इसमें, और बहुत तेज एकदम से होना जाएगा।
ठीक है ना, एंड फॉर दैट ओनली वी हमने वो चश्मे पहने थे उसके अंदर, ठीक है साहब। तो अब होगा क्या, एंड अ वाइट पाउडर इज प्रोड्यूस, उसके अंदर व्हाइट पाउडर बन जाएगा, जलने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होंगे उसके, वो सारे कौन से होंगे, व्हाइट पाउडर टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको उसकी प्रॉपर्टीज साथ साथ, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि क्या होगा उसमें अगर हम लिटमस पेपर डाल दें। तो लेट मी रब दिस अगेन एंड आई जस्ट इसकी जो रिएक्शन होगी बेटे, पहले मैं वो लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव यू 2MgO, बैलेंस अप करेंगे इसको तो हम, ये बन जाएगा, एंड दिस इज अ वाइट पाउडर, दिस इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मैग्नीशियम को जो अपन बर्न करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया इतना सा। तो अब अगली चीज, अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट विल हैपन इफ व्हाइट पाउडर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये जो व्हाइट पाउडर बना है एकदम से, इसको हम पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा, बहुत अलग चीज है। तो इसका तरीका क्या होगा बेटा, यहां देखो इधर, जैसे ही मैं MgO को पानी में डालूंगा तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, ठीक है। अब बहुत बड़ी बात, सब कैसे पता पड़ा ये बेस है, वेदर दिस इज अ बेस और नॉट, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट, बहुत बड़ी बात है नहीं। तो क्या करेगा ये, इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन इट, it gets converted into blue color। तो जब भी कभी रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ बेसिक सोल्यूशन, एंड एज इट इज वी नो, हम अच्छे से इस बात को तो जानते ही है ना बेटा, कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, they form base when dissolved in water, hence they are basic in nature, all metal oxides are basic in nature as it is, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि कैसे इसको मैनेज करना है, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। भाई ये पहला रिएक्शन था जिसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन ने देखा कि किस तरह से मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड भरपूर तरीके से बना देगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट्स रिएक्ट लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जैसे इनको रिएक्ट करूंगा मैं, इनके एक्वस सॉल्यूशन को रादर, तो क्या बन जाएगा बेटे, PbI2 प्लस KNO3 विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट। अब दही जमना जैसे होता है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब मैं आपको समझा दूं एक बार में, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज किसी भी चीज में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाना।
आपने दो चीज़ों को एक साथ मिलाया और उनमें से एक चीज़ जो है वो इनसॉल्युबल होकर एकदम से बाहर बफर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गॉट इट? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब अगर अपन देखते हैं इसके अंदर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें जो है प्रेसिपिटेट के लिए सिंबल जो है वो नीचे लग जाएगा, ऑल्दो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इट लेटर, बट प्लीज रिमेंबर दे माइट आस्क यू व्हाट हैपेंस व्हेन lead nitrate is reacted with potassium iodide. This is something we should know and how to answer this. ठीक है, तो ये दूसरी तरह का रिएक्शन है। इन सबका डिस्क्रिप्शन अभी अपने को आगे आगे चैप्टर में मिलेगा। अपन बढ़ते आगे धीरे धीरे। पहले अपन एक तरह का और रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्टिविटीज में से, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन फॉर्मेशन हैं वो बता सकूं, वो आपको करवा सकूं। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोबारा अपन क्या करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, ओके तो देखो यहां पे मैंने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। नाउ टेक 5 ml ऑफ dilute H2SO4 in टेस्ट ट्यूब। ये एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। एड फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट, थोड़े से आप उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दें। अब क्वेश्चन बनता है भाई जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, चपटे करके उनको पतला कर करके दानेदार कर लेते हैं थोड़ा सा उससे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी इससे क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज जिंक ग्रैन्यूल्स। वी यूज zinc granules as they increase surface area, as they increase surface area, पहली बात। दूसरा बात, this speed ups the रिएक्शन। अब आप सोचेंगे साहब क्या फर्क पड़ा, तो देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक क्यूब लिया जिंक का, ठीक है ना, और अब मैं इसके 6 टुकड़े कर देता हूं। तो अभी तो 6 सरफेस है, और अगर मैं ऐसे टुकड़े करना चालू करता हूं तो ऐसे इंटू 4 हो जाएंगे, तो रिएक्शन जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ जाने से, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको लस्सी पी रहे हैं, आप ठंडा कुछ पी रहे हैं, और उसके अंदर आपको लगा मिठास थोड़ी कम है, मुझे चीनी और डालनी चाहिए, तो आप चीनी की जगह बूरा डालना, पाउडर शुगर डालना पसंद करेंगे, ये डालेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटे। व्हाट विल हैपन इफ इंस्टेड ऑफ ग्रैन्यूल्स इफ यू यूज क्यूब ऑफ बिग क्यूब, तो रिएक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और अगर मैं और पाउडर जिंक लेता तो रिएक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी, और रीज़न क्या है उसका, मात्र सरफेस एरिया ही बढ़ जाना। इसलिए मैंने बताया कि अगर अपन चीनी डालेंगे उसके अंदर तो जल्दी से वो घुल जाएगी, क्योंकि रिएक्शंस फास्ट होती है या सॉल्युबिलिटी उसकी थोड़ी उधर बढ़ जाएगी। चीनी वो बूरा जो है फटाफट सॉल्युबल हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को, तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कैसे हुआ है। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी मैं आपको ये लिख के बता देता हूं। जिंक प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखो क्वेश्चन में यहां एक फर्क आ जाता है
जैसे ही उसने आपको बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व या व्हाट हैपेंस व्हेन, दोनों अलग क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान रखना, इसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, ऑब्जर्वेशन मीन्स विच वी कैन सी, विच वी कैन सी डायरेक्टली। अब तक हमें पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। एंड केमिकल रिएक्शन तो आपको, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, वी फाइंड दैट bubbles are coming out of HCl, उसमें से, सॉरी H2SO4, ठीक है ना। अब ये बबल्स किसके हैं, ये हमें पता है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यूज किया तो इसलिए, हालांकि हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और कि ये हाइड्रोजन के ही बबल्स हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो टेस्ट इन द लैब भी होता है इसको, अगर अपन ढंग से देखें तो इसमें क्या होगा, इफ आई ब्रिंग टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, इफ आई ब्रिंग अ burning candle around mouth of टेस्ट ट्यूब, उसके बाहर लेके जाऊंगा ना उसके आगे, तो एकदम से पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है इसको देखिए, केमिकल रिएक्शन वहां के अंदर हुई है। एंड वन मोर थिंग वी फाइंड, व्हाट इज दैट, I'll write TT here for this. देखो इधर, टेस्ट ट्यूब gets warmed, showing that heat is liberated. टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उसका ऐसा नहीं बहुत गर्म हो गई, बट थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उससे ये पता पड़ता है कि दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन, दैट इज हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको डाउन कर लीजिए, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट, तो हमने ये देखा कि टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएगी एंड हीट इज लिबरेटेड। तो जो 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बेटा दिए हैं, उन सबके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। तो वो क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में दे माइट आस्क यू what are the 4 changes that are observed which shows that chemical change has taken place or chemical reaction has taken place। तो अपन देखते हैं जल्दी से, आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं मैं। 4 points showing that chemical reaction has taken place। क्या है वो 4 पॉइंट, एक तरीका है मेरा याद करवाने का, SGCT, दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। आपने देखा स्टेट चेंज हो गई थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ ना, हमने जब मैग्नीशियम के रिबन को मेटल था उसको क्या तो पाउडर के फॉर्म में फॉर्म हो गया था, फिर वो पीपीटी बन गए थे 2 लिक्विड से, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज व्हेन reactants and products are in different states, ठीक है ना। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल हमें लिया था कि जब भी कभी एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी तो वो इसको कहना आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर,
व्हाट इज दिस चेंज इन कलर? भाई कलर का चेंज होना भी तो बिल्कुल मायने रखेगा ना। हमने देखा था प्रेसिपिटेट कैसे बन गया था, या उसके अंदर कोई और चीज़ का आपने रिएक्शन किया और उसके कलर के अंदर चेंज आया हो। जैसे कॉपर सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को, जो कि होता है CuSO4.5H2O, तो वो ब्लू कलर से वापस वाइट कलर में हो जाता है। या फेरस सल्फेट वो करते हैं तो वो वाइट कलर में हो जाता है ग्रीन से। तो वो सब आ जाते हैं चेंज इन कलर के अंदर। एंड द नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब साहब आप सोचेंगे चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ? या तो वो एक्सोथर्मिक होगी या वो एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक मीन्स जब हमें थोड़ी उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसमें रिएक्शन हो जाए। एक्सोथर्मिक मीन्स उसके अंदर रिएक्शन निकलेगी। अब एक क्वेश्चन जो कई बार बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं तब, मैग्नीशियम को जब गर्म करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके अंदर बच्चे कहते हैं कि एंडोथर्मिक है, कोई कहेगा एक्सोथर्मिक है, बट द करेक्ट आंसर इज इट इज एक्सोथर्मिक। कैन यू टेल मी व्हाई इज इट सो दैट इट इज एक्सोथर्मिक? आई टेल यू। आपने उसको गर्म किया, उसको हीट देनी पड़ी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गर्म होने के बाद जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो फ्लेम निकली और जो वाइट फॉर्म में निकलता है, पूरा जितना भी निकला वो सारा की सारा वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल चेंज इन हीट जो होती है वो पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। So these are the 4 things which can be recorded or which can be seen, which can be identified through which that chemical reaction has taken place. ठीक है, तो अब भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है तो उसको दिखाएंगे कैसे हम? चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। तो अभी अलग अलग तरह की रिएक्शंस मैंने आपको बताई, अब मैं आपको बताता हूँ केमिकल इक्वेशन में क्या होगा। ठीक है ना? व्हाट डज द केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ एंड व्हाट इज दिस?